Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप, इसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आज हम करेंगे रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे हम, जो कि आपके सेकंड पार्ट के अंदर इंक्लूड होगा। तो देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं, गर्निशी ऑर्डर से हम स्टार्ट करते हैं। ओके और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले जो भी टॉपिक की वीडियो है वो टाइमली मिल सके और आप भी अपने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं गर्निशी ऑर्डर से कि क्या होता है गर्निशी ऑर्डर। अगर हम वर्ड की बात करते हैं, गर्निश की जो ड्राइव हुआ है ओल्ड फ्रेंच से, और जिसका मतलब होता है वोन या फिर टू प्रिपेयर। ये आपको ध्यान में रखना है या फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, वोन करना या फिर प्रिपेयर करना पहले से। सो बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें कि गर्निशी कौन होता है, या फिर एक पर्सन हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो लाइबल होगा डेब्ट की पेमेंट करने के लिए। ओके और गर्निशर को हम क्या बोलते हैं, जजमेंट क्रेडिटर भी बोलते हैं, जो क्या करता है, इनिशिएट अ गर्निशमेंट एक्शन, जो कि गर्निशमेंट एक्शन लेने के लिए इनिशिएट करता है। अब गर्निशमेंट एक्शन क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ए है और बी है। ए ने क्या किया, कुछ मनी जो है वो उधार ले लिया। क्या ले लिया, उधार ले लिया बी से, ए ने ले लिया, बट ए ने डिफॉल्ट कर दिया। क्या कर दिया, ए ने डिफॉल्ट कर दिया, उसकी पेमेंट नहीं दी। और बट बी को है ना, बी को पता है कि कुछ जो अमाउंट है वो सी के पास जो कुछ अमाउंट है वो ए से आनी है आपकी, यानी कि सी के पास अमाउंट है, सी को किसको देनी है, ए को देनी है। तो ये बात जो है वो बी को पता है कि सी के थ्रू कुछ इनकम आनी है। तो यहां पर क्या करेगा, जो बी है ना वो क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा और बोलेगा कि ए ने मेरे साथ डिफॉल्ट कर दिया है, बट ए को सी से कोई इनकम आनी है। ओके तो आप मेरे लिए एक गर्निशमेंट ऑर्डर प्रिपेयर कर दीजिए, तैयार कर दीजिए, मेरे को दे दीजिए कि जो सी है वो पेमेंट मेरे को दे, ना कि ए पर्सन को दे। तो यही जो ऑर्डर इशू करवाया जाता है इसको हम बोलते हैं गर्निशी ऑर्डर, हम बोलते हैं। समझ में आया यहां तक, इसको हम क्या बोलेंगे, गर्निशी ऑर्डर हम बोलेंगे, कि जहां पर क्रेडिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। होप्स आप सभी को यहां से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओके देन देखिए, गर्निशी ऑर्डर इज पास बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। गर्निशी ऑर्डर जो हमने बात की थी, अभी बात की है, तो ये पास करवाया जाता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के द्वारा करवाया जाता है। एंड गर्निशी कब करवाया जाएगा, जब गर्निशी जो है वो पेमेंट नहीं करता है, जजमेंट डेटर की पेमेंट नहीं करता है, और उस केस में कोर्ट जो है वो आदेश देता है कि जो भी थर्ड पार्टी है, यानी कि जो सी पर्सन है, वो डायरेक्टली आपको पेमेंट करे। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे इट इज रेमेडी अवेलेबल टू द जजमेंट क्रेडिटर। ये जो रेमेडी है ये अवेलेबल किसके लिए हुई, जजमेंट क्रेडिटर के लिए हुई। एंड कोर्ट जो है वो आदेश देता है थर्ड पार्टी को कि आप जो है उसकी पेमेंट जो है वो बी को कीजिए, ना कि ए को कीजिए। ओके नो पेमेंट द अंटिल कोर्ट अथोराइज्ड, जब तक जो कोर्ट है वो अथोराइज नहीं करेगा, अथॉरिटी के साथ नहीं बोलेगा, तब तक पेमेंट नहीं की जाएगी। जो थर्ड पार्टी है वो आपकी कहलाती है गर्निशी कहलाती है, जो कि पेमेंट कर रही है थर्ड पार्टी, यानी कि सी पर्सन आप यहाँ पे लगा सकते हो, थर्ड पार्टी यही हुई। एंड कोर्ट को हम बोलेंगे गर्निशी ऑर्डर बोलेंगे, थर्ड पार्टी को गर्निशी बोलेंगे। एंड इसका पर्पस क्या होता है, बेसिकली पर्पस होता है कि क्रेडिटर के इन्वेस्ट को प्रोटेक्ट करना, क्रेडिटर के इन्वेस्ट को सेव करना। देन हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे कि जो ऑर्डर सर्व किया गया है गर्निशी का मतलब हुआ यहाँ पे सी पर्सन हुआ, यानी कि जो सी को ऑर्डर दिया जाता है वह डेटर अथवा डिफेंडर के मनी का भुगतान ना करे। उसको बताया जाता है ना कि आप तब तक भुगतान ना करें और ना ही संपत्ति उसे सौंपे, तथा उसे न्यायालय में उपस्थित होने या वादी के मुकदमे का सीमा तक जवाब दे, जिस सीमा तक उसकी डिफेंडर के प्रति जिम्मेदारी होती है। डिफेंडर कौन हुआ, डिफेंडर जिसने पेमेंट नहीं की है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गर्निशी प्रोसीडिंग।
गर्निशी प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं कि किस तरीके की प्रोसेस होती है और क्या क्या होगा इसके अंदर। तो अगर हम गर्निशमेंट की हम बात करते हैं, इट इज़ अ इंक्वेंटरी, इसका मतलब होता है यहाँ पे जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी कि जानने की कोशिश करने वाला, आप लगा सकते हो। और ये जो आपका गर्निशमेंट है ये आपका एक हार्ड बोल सकते हो, कठोर बोल सकते हो, और असाधारण यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको रेमेडीज प्रोवाइड करवाता है। ओके, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि यह आपका जो होता है अनोमियस का मतलब होता है विसंगत, विसंगति। ओके, विसंगति लगा सकते हो, या अद्वितीय कानूनी आविष्कार है, एक तरीके से अद्वितीय कानूनी आविष्कार है जिसका सामान्य विधि से कोई संबंध नहीं है या जिसका कॉमन लॉ से कोई संबंध नहीं है। और ये एक ऐसा प्रोसीडिंग है जहां पर जो डेलीगेटेड क्रेडिटर होता है ना, यानी कि जो प्रीसर्मी क्रेडिटर होता है, वो अपना लीगल जो है वो अधिकार प्राप्त कर सकता है अन्य क्रेडिटर के कंपैरिजन में। एंड और हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, विल ग्रिशमेंट प्रोसीडिंग अकम्प्लिश द सेम पर्पस। ग्रिसमेंट के अंदर क्या प्रोसीडिंग रहता है, सेम पर्पस, अटैचमेंट और एग्जीक्यूट करना। बट इसके अंदर किसी भी प्रकार की संपत्ति को वसूल नहीं किया जाता या फिर कब्जे में नहीं लिया जाता, जबकि ये आपका एक क्या होता है, ये आपका एक न्यायिक कार्रवाई है। जुडिशियल प्रोसेसिंग का मतलब होता है न्यायिक कार्रवाई है जिसके थ्रू हमें न्यू जजमेंट रिसीव होती है या फिर ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट देखिए फिर, पीरियड टू द अमेंडमेंट इन 1976 से पहले कोई भी प्रोविजन नहीं था गर्निशी ऑर्डर के रिगार्डिंग इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इट एम्पावर कोर्ट टू इशू एन ऑर्डर। उसके बाद जो है वो, और फिर हम बात करते हैं कि अब की अगर बात करते हैं तो अब न्यायालय को यह शक्ति प्रदान है कि वह आवेदनकर्ताओं को आदेश जारी कर सकता है। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर, इस स्टेटमेंट का मैंने आपको बता दिया, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन यह आपका मैंडेटरी नहीं है कि जो कोर्ट है वो इशू करे, कि कोर्ट जो है वो इशू करे ऑर्डर एवरीथिंग का मतलब होता है एवरी टाइम इशू करे, यह जरूरी नहीं है। यह एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेकाधीन पावर होती है गर्निशी ऑर्डर जो इशू किया जाता है, बट कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। द वर्ड में इन द रूल मीन्स द रूल ऑफ डिस्क्रिशन एंड कोर्ट में रिफ्यूज। अगर कोर्ट को सही नहीं लगता है, ओके, या फिर कोर्ट को गर्निशी के प्रतिकूल प्रभाव अगर लगते हैं ना, तो वो कोर्ट जो है वो रिफ्यूज भी कर सकता है गर्निशी ऑर्डर को। नेक्स्ट देखिए फिर हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आता है कि गर्निशी इज रिक्वायर्ड टू मेक आउट प्राइमा फेस कैन बिफोर एन इशू शो दैट हिज लायबिलिटी मे ऑर्डर टू बी राइज। गर्निशी के लिए जरूरी है कि वह अपनी समस्या के पक्ष यानी कि समस्या के पहले पक्ष को क्यों रखे, ताकि उसकी लाइबिलिटी से संबंधित आदेश को जारी किया जा सके, यानी कि क्या क्या लाइबिलिटी होगी उसके रिगार्डिंग जो भी आदेश है वो जारी किया जा सके। नेक्स्ट फिर क्या बोला गया है, इवन इफ गर्निशी डिस्प्यूट्स द इनडेप्टनेस टू द जजमेंट डेटर द कोर्ट शैल कैरी ऑन प्रोसीडिंग इफ देयर इज इवन लिटिल डाउट अबाउट इनडेप्टनेस ऑफ द जजमेंट डेटर द कोर्ट शैल कंटिन्यू विद द प्रोसेसिंग। यदि गर्निशी जजमेंट जो गर्निशी है, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, इफ द गर्निशी, यहाँ पे बताया गया यदि गर्निशी जजमेंट डेटर के इनडेप्टनेस का विरोध करता है तो न्यायालय अपनी कार्रवाई को जारी रखेगा। अगर कहीं पर कोर्ट को शक भी होता है, संदेह होता है, तो भी वो अपनी जो जांच है उसको जारी रखेगा। एंड द कोर्ट में रिजेक्ट द एप्लीकेशन और रिफ्यूज, और कोर्ट जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है अगर उसको कोई सुटेबल ग्राउंड नहीं मिलता या फिर कोई सुटेबल रीजन नहीं मिलता। तो ये हमने पढ़ा है सारा गर्निशी प्रोसेसिंग के अंदर। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर बैंकर्स राइट की। यहाँ से हम बात करते हैं बैंकर्स के क्या क्या राइट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ के आए हैं रिलेशनशिप, हम पढ़ के आए हैं बैंकर का और कस्टमर का रिलेशनशिप हमने पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है जहाँ पर कुछ राइट्स भी होती हैं, ड्यूटीज भी होती है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 1 हम यहाँ पे पढ़ते हैं फिर राइट टू लीन। राइट टू लीन की अगर बात करते हैं, लीन का मतलब क्या होता है, जब्त करना।
राइट टू लीन, राइट ऑफ अ क्रेडिटर इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, उसका पोजेशन रख सकता है, सिक्योरिटी रख सकता है, एंड एनी अदर एसेट्स बिलोंगिंग टू द डेटर, यानी कि डेटर से जो भी एसेट सिक्योरिटी बिलोंग करती है उसको वो रख सकता है अगर डेटर रीपेमेंट नहीं करता तो उस केस में। इट इज राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ स्पेस, यही सेम बातें दे रखी है बार बार में रिपीट करके या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके, मेन कंसेप्ट यहाँ पे यही रहेगा। एंड द क्रेडिटर हैज राइट टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ डेटर, और क्रेडिटर या फिर आप लगा सकते हो यहाँ पे बैंक का राइट होता है कि मेंटेन करे सिक्योरिटी, जो भी डेटर की जो सिक्योरिटी है, एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, उसको रिटेन करके रखे और उसकी प्रोटेक्शन भी करे, बट उनको सेल नहीं करना होता है। बैंक कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट टू लीन ऑफ गुड्स रिसीविंग फॉर सेफ कस्टडी गुड्स हैड कैपेसिटी एज अ ट्रस्टी, क्योंकि जो भी पर्सन होता है अगर बैंक में कोई भी सबमिट करवा के जाता है प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड लगा सकते हो, तो वो एज अ ट्रस्टी की तरह से करवा के जाता है, ये नहीं है कि आप उसको सेल आउट कर दो। एंड एज अ एजेंट ऑफ द कस्टमर और लेफ्ट इन बैंक बाय मिस्टेक, देयर इज टू टाइप ऑफ लीन, आपकी जो लीन है वो टू टाइप की होती है, नंबर 1 इज अ पर्टिकुलर लीन एंड नंबर 2 इज अ जर्नल लीन। अब देखिए हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि होता क्या क्या है। देखिए जहां तक हम पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर लीन क्या होता है, सो पर्टिकुलर लीन की अगर बात करते हैं, पर्टिकुलर लीन गिव द राइट टू रिटेन पोजेशन, पर्टिकुलर लीन आपको राइट देती है, आप रिटेन कर सकते हो, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कि आप रख सकते हो ओनली ऑफ दोज गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ड्यू हैव अराइजेस, यानी कि जो भी आपका ड्यू रहता है उसके रिस्पेक्ट के अंदर कौन सी एसेट्स रिटेन कर सकते हो आप, पोजेशन है उस एसेट्स को आप रख सकते हो। इट इज टर्म्ड एज अ ऑर्डिनरी लीन। इफ अ बैंक ऑब्टेन पर्टिकुलर सिक्योरिटी, अगर बैंक अगर प्राप्त करता है कोई भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी पर्टिकुलर डेप्ट के रिगार्डिंग, द बैंकर राइट हैज कन्वर्ट इनटू अ पर्टिकुलर लीन, तो बैंक जो है उसको पर्टिकुलर लीन में कन्वर्ट कर सकता है। देन हम बात करेंगे फिर जर्नल लीन की। अगर बात आती है जर्नल लीन की, सो जर्नल लीन के अंदर क्या क्या होगा, बैंकर हैज राइट ऑफ जर्नल लीन अगेंस्ट हिज बोरोवर, जर्नल लीन कन्फर्म बैंक द राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ड्यूज, जो सारी ड्यूज होती है उनके रिस्पेक्ट में होता है, नोट अ पर्टिकुलर ड्यू, कोई भी पर्टिकुलर ड्यू के रिगार्डिंग नहीं है, और बैंक के पास ये स्टैच्यूरी या फिर लीगल राइट अवेलेबल होता है इवन इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, चाहे आपके अब्सेंस हो एग्रीमेंट की, बट इट डज नॉट कन्फर्म द राइट टू प्लेस का राइट नहीं होता। और अगर हम जर्नल लीन की बात करें तो जर्नल लीन आपका जो दिया जाता है, गिव टू अ राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ एनी गुड्स इन अ लीगल पोजेशन ऑफ द क्रेडिटर अंटिल होल पेमेंट इज ड्यू फ्रॉम द डेटर इज पेड, यानी कि कब तक राइट रहेगा, जब तक वो सारी ड्यूज की जो पेमेंट है वो नहीं कर देता। अब यहाँ पे राइट टू जर्नल लीन के अंदर इंक्लूड होता है राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, राइट टू चार्ज इंटरेस्ट, कमीशन, इंसिडेंटल चार्जेस एक्सेट्रा। देखिए आइए पढ़ते हैं अब इनके अंदर क्या होता है। नंबर 1 हम करेंगे राइट ऑफ सेट ऑफ। राइट ऑफ सेट ऑफ किस तरीके से होता है, अगर सेट ऑफ की बात करते हैं तो सेट ऑफ के अंदर होगा कि बैंकर का राइट होता है सेट ऑफ कर सकता है अकाउंट्स, कस्टमर के अकाउंट्स को, ये उनके पास एक स्टैच्यूरी या लीगल राइट होता है कि वो सेट ऑफ कर सकता है डेब्ट की, जो भी अकाउंट्स की जो पेमेंट ड्यूज रहती है उसको दूसरे अकाउंट से सेट ऑफ कर सकता है। द राइट ऑफ सेट ऑफ एक्सरसाइज ओनली देयर इज नो एग्रीमेंट इज एक्सप्रेस, और ये जो सेट ऑफ का राइट है वो कब यूज कर सकते हैं, जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया गया, ना एक्सप्रेस ना इम्प्लाइड, ना ही एक्सप्रेस किया गया ना ही इम्प्लाइड किया गया। दिस राइट इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यू दैट ड्यू बिकम ड्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ दोज हु आर सर्टेन इज नॉट कंटीजेंट, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फ्यूचर डेब्ट्स, इट इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट दैट ड्यू फॉर द पेमेंट। यानी बेसिकली आप ये मान सकते हो कि अगर आपके 2 या अकाउंट है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस से आप सेट ऑफ कर सकते हो किसी एक अकाउंट के डेबिट बैलेंस है उससे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तो आ गया सेट ऑफ की सेट ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट है फिर आपका राइट टू एप्रोप्रिएशन। राइट टू एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या पढ़ेंगे कि ये जो कस्टमर का राइट होता है, क्या राइट होगा, राइट टू द कस्टमर टू डायरेक्ट हिज बैंकर अगेंस्ट विच डेप्ट द पेमेंट मेड बाय हिम शुड बी एप्रोप्रिएट, कि जो भी किसी भी डेप्ट के अगेंस्ट पेमेंट की जा रही है ना, ओके तो वो आपकी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। कैसे एप्रोप्रिएट होना चाहिए, अगर मान लीजिए आपका एक से ज्यादा डेप्ट है आपके, तो आप बैंक को बता दीजिए कि आप मेरी जो पेमेंट है वो किसी भी डेप्ट के अगेंस्ट आप पे नहीं करोगे।
इन केस नो सच डायरेक्शन इज गिवन, अगर आप कोई भी डायरेक्शन बैंक को नहीं देते हो तो बैंक क्या कर देता है, उस पेमेंट को अप्लाई कर देता है कोई भी डेब्ट की पेमेंट करने के लिए। देन नेक्स्ट आता है हमारा सी पार्ट की हम बात करेंगे। सी पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, देखिए सी पार्ट में आएगा कि बैंकर हैज अप्लाई राइट टू चार्जेस, यानी कोई भी सर्विसेज होती है उसको चार्ज के लिए जो बैंक है वो आप सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपसे चार्जेस कट कर लेता है। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ एडवांस, प्रोसेसिंग चार्जेस फॉर द एडवांस, चार्ज फॉर नॉट यूटिलाइज क्रेडिट कार्ड, कंसेशन चार्जेस फॉर कमीशन, एक्सचेंज, एक्सीडेंटल चार्जेस। सो वो डिपेंड करता है कुछ टर्म एंड कंडीशन पर, बट बैंक जो है वो चार्जेस कट करता है मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली एंड एनुअली। सो ये हमने कुछ राइट्स पढ़े हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पावर टू कंबाइन डिफरेंट बैंक। पावर टू कंबाइन डिफरेंट अकाउंट का अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब बैंक है जनरल राइट टू कंबाइन, बैंक के पास जनरल राइट होता है कि वो कंबाइन कर सकता है कस्टमर के अकाउंट्स को, मल्टीपल अकाउंट को विद इन अ सेम बैंक, एक सेम बैंक में वो क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। और सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ भी कर सकता है, राइट ऑफ बैंक टू कंबाइन टू और मोर ऑफ कस्टमर अकाउंट हेल्ड विद दैट बैंक एंड इट इंक्लूड्स मर्जिंग मल्टीपल अकाउंट इनटू सिंगल अकाउंट। आपको यही ध्यान रखना है कि मल्टीपल अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं एक सिंगल अकाउंट में, या कंसोलिडेटिंग द बैलेंस ऑफ वेरियस अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं एंड अ कस्टमर हैव नो राइट टू ट्रीट टू अकाउंट एज अ, बट कस्टमर के पास ये राइट नहीं होता है कि दो अकाउंट को एक कंबाइन करके वो एक अकाउंट माने, बट बैंकर के पास ये राइट होता है। अ कस्टमर में हैव मैनी अकाउंट इन अ बैंक, बैंकर कैन एंटर राइट टू लीन अटैच द मनी इफ इट इज ईयर मार्क। ईयर मार्क की अगर बात करते हैं तो ईयर मार्क का मतलब क्या हुआ, लिख लीजिए, फ्यूचर में किसी काम के लिए, किसी काम के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु को चुन लेना। ओके, तो उसको हम बोलते हैं ईयर मार्क। इफ अकाउंट आर नॉट ईयर मार्क, अगर ईयर मार्क नहीं है देन बैंक हैज नो लीन बट बैंकर विल हैव राइट ऑफ द सेट ऑफ। होप सो आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक फिर पढ़ते हैं राइट टू बी पेड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, राइट टू पेड। बैंकर हैज राइट टू रिसीव पेमेंट, बैंकर के पास राइट होता है कि वो पेमेंट रिसीव करेगी, फी की, चार्जेस की, इंटरेस्ट ऑन एग्री अपॉन टर्म एंड कंडीशन ऑफ अकाउंट और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड। जो भी बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके लिए पेमेंट करना, कस्टमर के द्वारा पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट आपका राइट टू इन्फोर्स टर्म एंड कंडीशन। बैंकर हैव अ राइट टू इन्फोर्स द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द अकाउंट और एनी अदर एग्रीमेंट एंटर विद द कस्टमर। जो भी टर्म एंड कंडीशन उसको फुलफिल करना। नेक्स्ट देखिए, ये सारे हमने पढ़े हैं, बैंकर्स के राइट हमने पढ़े हैं ये। फिर हम पढ़ते हैं कस्टमर के राइट एंड ड्यूटीज हम पढ़ेंगे कि कस्टमर के क्या क्या राइट होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज होती है। तो यहाँ पर अगर कस्टमर के राइट की सबसे पहले हम बात करेंगे, कस्टमर के क्या क्या राइट होते हैं, क्योंकि अगर बात करते हैं कस्टमर के राइट की तो कुछ ना कुछ ड्यूटीज भी तो होती होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट की बात करते हैं, नंबर 1 राइट टू द एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज। जो भी सारी बैंकिंग की सर्विसेज होती है उसका बेनिफिट लेने का एक कस्टमर का राइट होता है। राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू इन्फॉर्म में क्या आएगा, कस्टमर का राइट है कि वो सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करे, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिसीव करे, टर्म, कंडीशन, फी, रिस्क, सब ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है बैंकिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग ये सारी रिसीव करे या फिर बैंक के द्वारा बताई जानी चाहिए, एक कस्टमर का राइट होता है। फिर हम पढ़ते हैं राइट टू बी प्राइवेसी। राइट टू बी प्राइवेसी का मतलब होता है जो भी कॉन्फिडेंशियल आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ओके, यानी कि कस्टमर जो है ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग प्राइवेसी पॉलिसी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। देन हम बात करते हैं लीगल टू फेयर ट्रीटमेंट। कस्टमर का राइट होता है कि सभी कस्टमर के साथ फेयर एंड इक्वल जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे
कस्टमर की ड्यूटीज क्या क्या होगी, अब कुछ ड्यूटीज भी होगी, तो आइए ड्यूटीज भी हम पढ़ लेते हैं। ड्यूटीज क्या क्या होगी, ड्यूटी टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, यानी कि आप बैंक को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड दीजिए। जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो, कोई स्कीम का बेनिफिट लेते हो, तो वहां पर बैंक को आप क्या कीजिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कीजिए। ये आपकी ड्यूटी रहती है। कल को अगर कोई भी मिस्टेक होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ड्यूली टू कंपेयर विद टर्म एंड कंडीशन। ड्यूली टू कंपेयर विद टर्म एंड कंडीशन का मतलब क्या होगा, कंपेयर अनुपालन करना, कि जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है बैंक की, एक कस्टमर की ड्यूटी बनती है कि वो उन टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करे। ड्यूटी टू रिपोर्ट अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन, अगर आपके पास कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन आई है या फिर किसी भी ट्रांजैक्शन पर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन वो अनऑथोराइज्ड है या फिर फेक लग रही है, फ्रॉड है, तो आप रिपोर्ट करें बैंक को। ये एक कस्टमर की ड्यूटी रहती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करेंगे हम टाइप ऑफ अकाउंट्स की। हमारे कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1 इज अ डिपॉजिट अकाउंट। अब डिपॉजिट अकाउंट को देखिए डिस्क्राइब किया हुआ है, अ बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कैन डिपॉजिट द कैश बैलेंस इन आइदर द फॉलोइंग अकाउंट्स एज पर द कन्वीनियंस, यानी कि अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं, लाइक फिक्स और टाइम डिपॉजिट। अब अगर फिक्स और टाइम डिपॉजिट की हम बात करेंगे, देखिए डिटेल से हम पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको सभी को पता होना चाहिए। तो अगर फिक्स एंड टाइम डिपॉजिट की बात करेंगे कि जो डिपॉजिट करवाया जाता है एक फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट करवाया जाता है, एंड डिपॉजिटर को रिसिप्ट मिलती है जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है उसकी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट बोलेंगे। इसके अंदर आपका डिपॉजिटर का नेम होता है, अमाउंट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीरियड ऑफ डिपॉजिट। जो आपकी ये रिसिप्ट रहेगी ना, ये आपके ट्रांसफरेबल नहीं होती है। और अगर डिपॉजिटर को एक्सपायरी डेट से पहले अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाए या एफडी तोड़वानी पड़ जाए उसको इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो जो बैंक है वो अपने कुछ चार्जेस या डिस्काउंट कट कर लेता है और आपको फिर पेमेंट कर देता है। बट ऐसा इमरजेंसी केस में ही होता है, क्योंकि एफडी के अंदर जो आपको जितने भी टाइम पीरियड की होती है उसके बाद जो पैसा मिलेगा वो आपको ज्यादा मिलता है, अगर आप पहले विड्रॉ करवा लेते हो तो आपको कम मिलेगा। ये रहा, आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। लॉन्गर पीरियड में इंटरेस्ट रेट हाई मिलेगा, शॉर्टर में नहीं मिलेगा, एंड दिस इज बिकॉज बैंक कैन यूज अमाउंट फॉर द लॉन्गर पीरियड। तो इसीलिए जो बैंक है वो इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं लंबे पीरियड के लिए, और इसको हम टाइम लायबिलिटी ऑफ बैंक भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। करंट एंड डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में हम क्या क्या पढ़ते हैं। अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट हिज फंड एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कि कितने भी हम नंबर ऑफ टाइम में हम डिपॉजिट करवा सकते हैं। एंड जो मोस्टली जो यूज करते हैं वो बिजनेसमैन डिपॉजिट करवाते हैं इस अकाउंट के अंदर, एंड यहाँ पर जनरली कोई इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता बैंक के द्वारा। बट अगर बैंक डिमांड करता है सम चार्जेस की, अगर डिपॉजिटर जो है जो अमाउंट है एक मिनिमम लिमिट से अगर कम अमाउंट रह जाती है तो बैंक आपसे बदले में इंटरेस्ट चार्ज करता है। अमाउंट फ्रॉम हिज अकाउंट विड्रॉ थ्रू द चेक के थ्रू आप विड्रॉ करवाते हो, एंड इस अकाउंट को हम डिमांड लायबिलिटी भी बोलते हैं, और अमेरिका के अंदर इसको हम चेकिंग अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट आता है आपका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या हुआ, जो आपको इनकरेज करे स्मॉल सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, या इनकरेज करे स्मॉल सेविंग्स को ज़्यादा करने के लिए। रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज बाय द बैंक ऑन अमाउंट टू बी विड्रॉ बाय द डिपॉजिटर, और रिस्ट्रिक्शन होती है इम्पोज की जाती है बैंक के द्वारा कि डिपॉजिटर के द्वारा विड्रॉ करवाने से रिलेटेड। एंड अगर जो आपका डिपॉजिटर है वो विड्रॉ करवाता है, अगर मनी को जितनी भी अलो या फिर लिमिट जो बना रखे उससे ज़्यादा अगर मनी को डिपॉजिट करवाता है, तो आपको सबसे पहले बैंक को नोटिस देना पड़ेगा। एंड बैंक पे इंटरेस्ट ऑन हिज अकाउंट ऑल्सो इट्स रेट इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और यहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट देखिए फिर होम सेफ अकाउंट, होम सेफ सेविंग अकाउंट। होम सेफ सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, हाँ जी, अब देखिए होम सेफ सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करेंगे,
सो यहाँ पे आएगा आपका दिस अकाउंट इज इंट्रोड्यूस रिसेंटली, यानी कि रिसेंटली आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया बैंक के द्वारा, जो ऐसे कि जो डेली के डेली बैंक में नहीं जा सकते या उनके घर से, या फिर आप लगा सकते हो कि जो रूरल एरिया के अंदर है वो डेली के डेली बैंक में नहीं जा सकते, तो बैंक ने रिसेंटली क्या लॉन्च किया, यानी कि स्मॉल पोर्टेबल सेफ प्रोवाइड टू द डिपॉजिटर एट हिज प्लेस, उनके प्लेस पर ही एक बॉक्स टाइप जो है उनके घर पे या फिर उनके प्लेस में वहां पर एक बॉक्स जो है वो रख दिया और उसकी जो की है वो बैंक अपने पास रखता है। डिपॉजिटर जो स्मॉल स्मॉल सेविंग होती है एज पर द कन्वीनियंट उस बॉक्स के अंदर डालते रहते हैं और एट द एंड बैंक के जो कुछ पर्सन है वो आते हैं और वो बॉक्स को उठा के बैंक के अंदर ले जाते हैं और उनका जो मनी होता है वो डिपॉजिट करवा देते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होगा, अंडर स्पेसिफाइड अमाउंट इज डिपॉजिट एवरी मंथ फॉर स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेसिफाइड अमाउंट को आप एवरी मंथ, ये आपको ध्यान रखनी है बात, एवरी मंथ डिपॉजिट करवा रहे हो, लाइक आप 12 मंथ, 24, 36, 60 मंथ्स के लिए भी हो सकता है। एंड ये अमाउंट आप विड्रॉ नहीं करवा सकते हो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द गिवन पीरियड। और एक्सेप्शनल केसेस की तो अलग बात है ना, अगर आपको इमरजेंसी हो जाए, कुछ एक्सेप्शनल केस में अगर आपको निकलवाना पड़ जाए वो एक अलग बात है, बट नॉर्मली आप विड्रॉ नहीं करवा सकते हो। इंटरेस्ट जो रहेगा अमाउंट ऑफ डिपॉजिटर पर इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द डिपॉजिटर, उसी के अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाएगा। लाइक टाइम डिपॉजिट अकाउंट इंटरेस्ट पेड इज अकाउंट इज हायर देन द अदर अकाउंट। ये आपको बस सिर्फ स्टेटमेंट बता रखी है। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट के अंदर भी फर्दर आपके क्या क्या पार्ट्स बताए गए हैं, देखिए फॉलोइंग टाइप के आपको बैंक एडवांस प्रोवाइड करता है। सो नंबर 1 आता है यहाँ पे कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के अंदर क्या होगा कैश क्रेडिट में 1 मिनट यहाँ से आप पढ़ लीजिए कि लोन की जो हमेशा आपको अमाउंट दी जाएगी ना वो लेस दी जाएगी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ज़्यादा होगी और जो आपकी लोन की अमाउंट मिलेगी वो लेस अमाउंट मिलेगी। देन हम अगर कैश क्रेडिट की बात करते हैं तो कैश क्रेडिट पर जो इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा किस अमाउंट पे, ऑन अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ, यानी कि जो एक्चुअली में जो विड्रॉ करवाई है ना, लाइक 5000 करवाई तो 5000 पे इंटरेस्ट लगेगा, 10,000 करवाई तो 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ये होता है आपका कैश क्रेडिट। समझ में आ गया ना, यही आपका इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। तो देन हम बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट की बात करेंगे तो जहाँ पर जो मोस्टली जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो बिजनेसमैन यूज करते हैं या फिर जो डेली रूटीन की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो करते हैं। और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उन पर्सन्स को दी जाती है जिनकी रेपुटेशन हाई होती है, गुडविल अच्छी होती है, उनको दी जाती है। लाइक मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है आपके अकाउंट में और आपको 12,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, तो बैंक आपको अपनी तरफ से 2,000 रुपीज़ प्रोवाइड कर देती है, जिसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस का कंसेप्ट अगर हम पढ़ते हैं, सो लोन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द फिक्स अमाउंट की फॉर्म में दिया जाएगा एंड बैंक एंटर द अमाउंट ऑफ लोन इन द अकाउंट बुक ऑफ द डेटर। डेटर के अकाउंट में एंट्री हो जाएगी ना लोन जिसने भी लिया है, और आप किसी भी टाइम विड्रॉ करवा सकते हो। बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा ना वो होल अमाउंट पे चार्ज होगा, ना कि किसी पार्ट पे चार्ज होगा। लाइक मान लीजिए आपने 1 लाख का जो लोन है वो लिया और आपने सिर्फ 50,000 रुपीज ही निकलवाए या फिर विड्रॉ किए, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा ना वो 50,000 पे नहीं लगेगा, आपका जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख पर ही लगेगा, चाहे आप यूज करो चाहे आप यूज ना करो। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में होगा जो बीआर होता है। अब किसी पर्सन के पास बीआर है और उसकी जो टाइम लिमिट है वो है आपकी 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट कर देगा सामने वाला पर्सन, बट आपको अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो बीआर को लेके आप बैंक में चले जाते हो और जो बैंक है वो कुछ डिस्काउंट कट करके या फिर कुछ चार्जेस कट करके आपको अमाउंट दे देता है। और जब भी मैच्योरिटी पीरियड आएगा 3 मंथ्स बाद, तो 3 मंथ्स बाद में बैंक को पेमेंट कर दी जाएगी बीआर की। ये होता है आपका डिस्काउंटिंग करवाना बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, परचेज करना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द बैंक
टेंट अमाउंट्स टू एडवांसिंग लोन बाय देम टू द गवर्नमेंट। एंड बैंक प्रेफर करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करने के लिए, क्योंकि ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये आपकी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, इसके अंदर रिस्क नहीं होता है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। और लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।